हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑफिशियली जो सिलेबस है आप लोगों का वो आज आ चुका है। हम कल, परसों और तरसों पिछले 3 दिन में यही लग रहा था कि वैकेंसी आ गई, सिलेबस नहीं आया। तो कहीं न कहीं मामला डाउट में लग रहा था, पता नहीं क्या सिलेबस हमारा रहेगा। पीजीटी को सिलेबस को मान के चले उसका मतलब थोड़ा डीप आएगा या कौन सा सिलेबस हम माने। लेकिन आज साइट पे आपका ऑफिशियली सिलेबस आ गया है। मैं बहुत ही विस्तार से सिलेबस के ऊपर चर्चा करूंगा डियर स्टूडेंट। सिर्फ सिलेबस के ऊपर नहीं, क्योंकि मैंने जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्लासेस स्टार्ट की है आज मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास ली हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर पर है ना। और वो क्लास मॉर्निंग में एक इंट्रोडक्टरी ये था कि हम कैसे आगे अपने पार्ट को, अपने सिलेबस को कवर करेंगे। लेकिन सिलेबस हमने आधार मान के स्टार्ट किया था आज मॉर्निंग में। बट ऑफिशियली जो सिलेबस है ये आपका नून के अंदर आया, दोपहर में आपका आया है। अब प्रक्रिया हमारी कल से हमारी ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। डे स्टूडेंट, में पहले आज के सिलेबस की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे क्लासेस के अंदर कई सारे स्टूडेंट का ये डाउट होगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं आपको कहूँगी डेली आपकी 2 क्लासेस रहेगी, दोनों लाइव क्लासेस रहेगी। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग फेज में रहेगी दोनों क्लासेज, है ना। लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं 2 महीने के अंदर ये 10 यूनिट आपकी कंप्लीट कराऊंगा भाई, 2 महीने के अंदर। और आप ये 10 यूनिट मतलब जो सिलेबस आपका 7 महीने में पूरा होता हो, नेट के अंदर पढ़ाते समय तो यही नेट का ही तो सिलेबस है मिलता जुलता, तो 6 से 7 महीने लगते हैं। आप लोग क्योंकि हमारे साथ अगर इसके लिए जुड़ेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जुड़ रहे हैं काफ़ी बच्चे, तो मतलब है कि आप नेट क्वालिफाई तो है ही ऑलरेडी, या जेआरएफ क्वालिफाई है आप ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद आप कंटिन्यूटी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, किसी का लंबा गैप आ गया आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, या फिर जो है चाहते हैं कि भाई कोई कमी ना रहे, क्योंकि मुद्दतों के बाद ये वैकेंसी आती है, 7 साल के बाद आई है, कोई रिस्क हमारे इसके अंदर ना हो, तो उसको लेकर आप इसके लिए कोई भी जो है खामियाजा भुगतना नहीं चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि 2 क्लासेस रेगुलर रहेगी, तो 2 क्लासेस में हम अलग अलग पार्ट को कवर करते हुए अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे भाई डियर फ्रेंड्स। तो अब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही है कि भाई चुनाव से पहले कम से कम स्क्रीनिंग तो आपका हो ही जाएगा, मुझे जो लगता है। और स्क्रीनिंग हो अगर किसी का होगा वही मेंस में बैठेगा भाई, है ना। और एक जो बात है आपके दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि जो काफ़ी बच्चे हैं जो जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि पहले आपने कभी सुना हो क्लासेस को, ना सुना हो, क्योंकि नए स्टूडेंट जुड़ेंगे हरियाणा के। हमारा पिछले 4-5 सालों से हम ये जो सिलेबस है ये है यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। इसी सिलेबस को अभी तक 15 बार मैं लगभग है कि 12-13 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। साल में 2 बार पेपर होता है, कई बार 3 बार भी हुआ है, कई बार 1 बार हुआ है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर जो है, क्योंकि एक इंक्वायरी आई थी, मतलब लगातार आ रही है, तो एक इंक्वायरी आई तो पूछ रहे थे कि भाई सर आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दो। और जायज़ भी है ये बात पूछनी, आप लोगों की जायज़ भी है कि भाई आप जिसके साथ जुड़ोगे, जिसके साथ आप अगले कुछ समय दोगे, फीस भी आप दोगे, तो आपको जानने का हक है। आपको उस बंदे का, किसी के साथ भी आप जुड़ोगे, उसकी टीचिंग स्किल को जानने का, समझने का भी आपको पूरा हक है कि आप उसको देखो भाई, परखो आप उसको, है ना। बट ये है कि यार डेमो क्लास में 1-2 क्लास में किसी टीचर को परखा नहीं जा सकता। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ोगे, विश्वास तो मैं आपको दिलाता हूँ कि आपके विश्वास पे हम पूरा खरा उतरेंगे। बट फिर भी आपको लगता है कि नहीं, हमें आपको देखना है, पढ़ना है, तो मैं जितनी भी कहोगे 1, 2, 3, 4 जितनी भी वीडियोस कहोगे आप, वो डेमो आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप हमारे साथ जुड़ना, मैं ये आपको सजेशन दूंगा भाई, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ सिलेबस की चर्चा, है ना। देखिए सिलेबस के अंदर एक चीज़ जो जिससे काफ़ी बच्चे डर रहे थे कि पता नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री आएगा कि नहीं आएगा, तो डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट आपका नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। हाँ, इंडियन हिस्ट्री के सारे सेगमेंट आपके आएंगे, चाहे उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड हो, चाहे आपका एंशिएंट का पीरियड हो, फिर उसके बाद में चाहे आपका मिडिल ये क्या नाम मिडाइवल हिस्ट्री हो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। हाँ, ये है कि जैसे कि नेट के अंदर 10th यूनिट हमारी जो हिस्टोग्राफी की आती है वो यहाँ पर भी आएगी, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट आता है वो यहाँ पर भी आएगा, है ना। ये जो दिया गया आपका कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, हिस्टोग्राफी आएगी, हिस्टोरिकल मेथड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे आएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट का पार्ट भी आएगा, यानी कि कहूँ तो मैं आपका
कि स्वतंत्रता के बाद की जो भारत के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है वो भी हम मारे गए। उसमें ऐसा अब बताएंगे क्या क्या आएंगे, अब इसके अंदर थोड़ा डीप में जाते हैं, बारीकी जाते हैं और उनको हम डीप में यहाँ पे जानेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि नेट के अंदर भी कुछ हमारी शब्दावली हमारे यहाँ पे दी गई होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई होती है, उन टर्मिनोलॉजी पे हम चर्चा करते हैं। और ये बिना बात की बात नहीं है कि आप सोचो कि बिना बात में ऐसे ही दी गई होती है टर्मिनोलॉजी, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता। कभी आपने गौर किया होगा, जब आपने नेट निकाला होगा, जेआरएफ निकाला होगा डियर फ्रेंड, तो आपने एक चीज गौर से देखी होगी कि भाई ये जो वर्ड है ना, मान लिया ये मैंने उठाया, एक वर्ड उठाया इसमें से वर्णाश्रम, है ना, ये मैंने उठाया यहाँ पे ना वर्णाश्रम, तो मतलब इसका मतलब है कि आप देखना वर्णा सिस्टम से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। वर्णा सिस्टम आप ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आप यहाँ पे पढ़ते हैं। सभा समिति आप क्वेश्चन आप देखना जरूर आएगा। स्तूप से क्वेश्चन आपका जरूर आपका आता है। बोधिसत्व से जरूर क्वेश्चन आता है। आज मैं जब दिसंबर की नेट जेआरएफ की तैयारी, मतलब बैच हमारा जो चल रहा है अभी यूजीसी नेट दिसंबर को टारगेट करते हुए, तो उसमें अभी 32 क्लासेज हो गई है। यूनिट फर्स्ट में ही 32 क्लासेज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा था कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर बोधिसत्व से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई ये तो मोटा मोटा दिया गया है, तो सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर रहना, लेकिन सिलेबस में जो चीजें हाईलाइट कर रखी है आप उसको छोड़ नहीं सकते, ये बात कंफर्म है भाई, है ना। तो सिलेबस की चीजों को आप छोड़ना मत और सिलेबस से बाहर की चीजों को आप पकड़ना मत, है ना। इस पे आप डटे रहना। आपकी टेबल के ऊपर आपके जहां पे आप पढ़ते हैं वो आपके सामने होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे आते हैं यहाँ से, जजिया से आता है, एकता से आता है, वतन से आता है, या खिलाफत से आता है, आमरन से आता है, या पोलीगार से आता है, मनसब। ये मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है इनसे, है ना। तो इन जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपके लिए बहुत ही विशेष महत्व यहाँ पे हमारी रखती है भाई, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, ये शब्दावली है, इनको आप देखना। ये मैंने कहा सारी ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्यूडलिज्म की बात करें, सामंतवाद की, चाहे हम डाइयार की द्वैत शासन की बात करें, या फिर हम डियर स्टूडेंट अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी की बात करें, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की बात करें। कहूँ तो मैं आपको यहाँ पे ये व्यक्तिगत का सिद्धांत की मैं बात करूं, है, या मर्केंटलिज्म की मैं बात करूं, यहाँ पे हिंद स्वराज की बात करूं मैं यहाँ पे, या फिर मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी हमारी दादा भाई नौरोजी उसकी मैं बात करूं, सब्सिडियरी अलायंस सहायक पॉलिसी है उसकी बात करूं, यहाँ पे पंचशील समझौते की बात करूं। तो मैं आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, अगर आपने इन टर्मिनोलॉजी पे काम कर लिया, जो क्वेश्चन आएंगे ना 10 क्वेश्चन इन टर्मिनोलॉजी में से फंस जाएंगे आपका डायरेक्ट, 10 क्वेश्चन सीधे। आप इन टर्मिनोलॉजी पे काम करना और करके फिर बताना। चलिए अब यूनिट फर्स्ट, ये सिलेबस आपका लगभग है कि 80 to 90% आपका नेट के सिलेबस है ना। थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा उस चेंज वाले पार्ट को मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में आपको इंगित करता रहूंगा कि हाँ भाई ये चेंज हमारे इस सिलेबस के अंदर हमारा है, इसको आप एक बार थोड़ा सा आप देख लेना भाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि भाई हमारा है सोर्सेज, चाहे आप एंशिएंट का पार्ट, एंशिएंट को शुरू करें, मिडाइवल को, मॉडर्न को, सोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सोर्स तो हमें बताना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, चाहे वो हमारे लिए फिर लिटरेरी सोर्सेज हो। दोनों ही सोर्स की मैं बात करूं, चाहे आर्कियोलॉजिकल हो या फिर वो लिटरेरी सोर्सेज हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है? एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लिटरेरी सोर्सेज, है ना। देखो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सारे आते हैं। सिक्कों का अध्ययन भी आप आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं, अभिलेखों के बारे में भी आप आर्कियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, या फिर हम जो है जो हमारी खुदाई होती है ना, क्षैतिज खुदाई हम देखते हैं, ऊर्ध्वाधर खुदाई हम देखते हैं, ये हम देखते हैं, ये सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। जब आप लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की बात आप करते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों में आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? स्वदेशी साहित्य की बात आप कर रहे हैं, इंडिजीनियस लिटरेचर की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही साहित्य हमारे आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, है ना। तो हम दोनों साहित्यों की बात करते हैं। देखो अब जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में तो कोई लिटरेरी सोर्सेज आपको मिलता नहीं। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब कि ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, है ना, क्योंकि इस काल को आप प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, यहाँ पे कोई लिखित जानकारी नहीं है। ये जब हम बात करते हैं यहाँ पे लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर हमारा जो शुरू होता है जो है आप इसको, वैसे तो ऋग्वेदिक पीरियड का लिटरेचर हम पढ़ते ही है, लेकिन हम जब असली मतलब एक प्रॉपर जो ये साहित्य हम पढ़ते हैं वो 6th सेंचुरी बीसी के बाद में, हिस्टोरिकल जो पीरियड हमारा है, साहित्यिक युग जब हमारा आता है उसके बाद हम पढ़ते हैं, ऐतिहासिक युग हमारा आता है उसके बाद हम पढ़ते हैं। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी आती है, चाहे उसमें बौद्ध धर्म का लिटरेचर हो, जैन धर्म का लिटरेचर हो, मौर्य में तो ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ लिटरेरी सोर्स भी मिलते हैं। फिर लेटर मौर्य का लिटरेरी हो, गुप्ता का हो, लेटर गुप्ता का हो, ये सब आपके ये हमारे साहित्यिक सोर्सों की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमारे कुछ यहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं,
इनमें ग्रीक लोग भारत के अंदर आते हैं, कई लोग आते हैं, अरेबिक लोग आते हैं भारत के अंदर, या ये हमारे चाइनीज आते हैं। हम कहते हैं ना कि वेनसांग भारत आया, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, भाई सिलेबस में है आपके। इत्सिंग भारत आया, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो सिलेबस का पार्ट है ना। वेनसांग भी सिलेबस का पार्ट है, इत्सिंग भी आपका सिलेबस का पार्ट है। जो पार्ट सिलेबस का है तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? सीधी सी बात मेरी है आप लोगों से ना, आएगा ना भाई, जब सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस में है तो क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। वेनसांग से भी आएगा, सुलेमान से भी आएगा, इत्सिंग से भी आएगा, मिनांडर से भी आएगा, सॉरी उससे क्या नाम आपका, मैगस्थनीज से भी आएगा, है ना। जब हम बात कर रहे हैं ग्रीक की तो मैगस्थनीज से भी क्वेश्चन आएगा। तो जो सिलेबस का पार्ट है आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है कि हमारा पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन, या कहूं तो मैं आपको पशुचारण से, पशुचारण की बात हम कर रहे हैं, पेस्टोरलिज्म है ना, या न्यूलिथिक एंड चैल्कोलिथिक फेज, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो बात है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड की है ना। जब हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक की बात हम करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि हम तो यार जो जीवन यापन हम कर रहे हैं वो तो हम खाने के लिए कर रहे हैं, भाई खाना मिल जाए। लाइफ की सेटलमेंट की बात को हम जो है न्योलिथिक फेज के अंदर आके करते हैं, नवपाषाण काल में करते हैं कि अब हम खेती करेंगे, क्योंकि खेती तब होगी जब परमानेंट सेटलमेंट कहीं होगा, ठीक है। तो न्योलिथिक के अंदर चैल्कोलिथिक पैरेलल चलती है, ये कल्चर पैरेलल चलती है, ये साउथ इंडिया के अंदर हमारी ज़्यादातर, राजस्थान का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है जहाँ पे चैल्कोलिथिक और या कहूँ तो मैं आपको ताम्रपाषाण काल की संस्कृति हमारी देखी जाती है। इसमें किस प्रकार के टूल्स हम यूज करते हैं, औजार किस प्रकार के हमारे है ना, क्या चीजों का आदान प्रदान होता है, व्यापार का माध्यम क्या है, ये चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, हड़प्पा में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना, इसकी मेजर साइट्स कौन कौन सी है। हरियाणा, देखो इसमें ऐसा सिलेबस नहीं है कि भाई हम हरियाणा का कुछ स्पेशल दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय में हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। तो सरस्वती सभ्यता है हरियाणा में, ऐसी बहुत सारी साइट है जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और मुझे लगता है जब हड़प्पा से क्वेश्चन आया तो उससे टच करता हुआ हरियाणा से क्वेश्चन आएगा, है ना। चाहे वो बालू से आए, चाहे वो मिथातल से आए, चाहे वो सिसवल से आए, चाहे वो भगवानपुरा से आए, चाहे वो राखीगढ़ी से आए, चाहे वो बनावली से आए, ऐसी बहुत सारी साइट हरियाणा के अंदर जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो मेजर साइट की बात करें, सेटलमेंट पैटर्न की बात करें, किस प्रकार का रहन सहन इनका यहाँ पे हमारा हुआ करता था, या फिर हम बात करें डियर स्टूडेंट, इसके बाद में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन क्या है इनकी, या धार्मिक पॉलिसी क्या थी इनकी, सामाजिक पॉलिसी क्या थी इनकी, राजनीतिक पॉलिसी क्या थी, मुगल क्या नाम सॉरी हड़प्पन सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इनका आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसा था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहा हूं, या ये पहली जो नगरीकरण सभ्यता आप इसको क्यों बोलते हैं, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, इसको आप यहां पे क्यों बोलते हैं, ये बात यहां पे दी गई होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की, वैदिक और लेटर वैदिक, है ना। यहां पे हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले आर्यन के अंदर हमारी डिबेट आती है, कि डिबेट का मतलब क्या है कि कोई कहता है कि ये आर्यन लोग हमारे मध्य एशिया से आए, कोई कहता है कि जर्मनी से आए, कोई कहता है कि ये अफ्रीका से आए, ओ सॉरी अफ्रीका कहूँ उससे आए, क्या नाम उसका आपका, हंगरी से आए है, कोई कहता है कि ये तिब्बती है, कोई कहता है कि ये जो है आर्कटिक क्षेत्र से आए है ना। सभी ने अपना अपना मत दिया है, डिबेट है कि भाई बाल गंगाधर तिलक का मत क्या है, स्वामी दयानंद का मत क्या है, हर्ट और पेनका का मत क्या है, पी गाइल्स का मत क्या है, या मैक्स मूलर का मत क्या है। इनके मत यानी कि डिबेट आपसे यहाँ पे बोला गया। पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात की है, किस तरीके का पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन था वैदिक काल और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, क्या क्या चेंज जो है वैदिक से लेटर वैदिक के अंदर पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे आता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि हमारी स्टेट स्ट्रक्चर और थ्योरीज ऑफ स्टेट, इमरजेंस ऑफ वर्णाज एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, है ना। वर्ण सिस्टम की हम बात करते हैं, शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई वैदिक पीरियड में हम वर्ण सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन ये वर्ण सिस्टम जो है जन्म आधारित नहीं होता, ये कर्म आधारित होता है। ये जन्म आधारित हमारा, इस पे भी हमारा क्वेश्चन बनता है वर्ण सिस्टम पे, कि पुरुष सूक्त में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करें। इसके बाद में रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी, मेगालिथ्स ऑफ साउथ इंडिया। ये मेगालिथ्स मतलब इन्होंने वैसे ये चैल्कोलिथिक के साथ में भी दे सकते थे मेगालिथ्स, लेकिन इन्होंने नीचे दिया है मेगालिथ्स, है ना। मेगालिथ मतलब कि महापाषाण काल, बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, साउथ इंडिया के हैं, तो इनके पैरेलल है कल्चर, ये कल्चर है, ये बताऊंगा चीजें ना। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, राज्य प्रणाली कैसे विकसित हुई, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये कैसे विकसित हुई, देखो आप इनको, है ना। यहां पे हम देखते हैं महाजनपद, आज
सबसे पहले आपने ऋग्वेद में जन देखा, लेटर वेदिक में जनपद देखा, महाजनपद आ गया, 16 महाजनपद पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपद को हम जो है प्रीलिम्स और मेंस को दोनों का आधार बना के यहाँ पे काम करेंगे। मोनार्कल एंड रिपब्लिकन स्टेट है ना, हम जानते हैं कि भाई देखो 16 महाजनपद, इनमें से 14 जो महाजनपद है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, 2 महाजनपद में गणतंत्रात्मक थी, लेकिन इनके अलावा हमारे कुछ 10 और भी गणतंत्रात्मक राज्य मिलते हैं, है ना। रिपब्लिकन यहाँ पे हम देखते हैं उनको, है ना, जिसमें कपिल वस्तु के साक्य है, रामग्राम के कोलिया है, कुशीनारा के मल है ना, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कई सारे गणराज्य स्टेट यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट क्या थी इनकी, है ना, ये तो हमें सारी जगह करनी है। देखो ये कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं, चाहे इकोनॉमी की बात करूँ, चाहे सोशल की बात करूँ, चाहे रिलीजियस की बात करूँ, चाहे आपका ये जो पॉलिसीज होती है हमारी पॉलिटिकल की बात करूँ, ये तो सारी जगह आएगी, चाहे लेटर वेदिक हो, हड़प्पा हो, मौर्य हो, लेटर मौर्य, सारी जगह आएगी। इसके बाद में हमारी बात आती है कि 6th सेंचुरी BC, एमरजेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म और आजीवक। देखो मैं कहूं इसमें नेट के सिलेबस में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। इसमें जो है नेट का सिलेबस एज इट इज आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे ना, एज इट इज दिया गया है नेट का सिलेबस आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये सब चीजें नेट के सिलेबस में भी है। तो ये नेट प्लस हरियाणा दोनों के अंदर यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट टू कि फ्रॉम स्टेट एम्पायर राइज ऑफ मगध 16 महाजनपदों में से मगध का उत्थान हुआ, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट, है ना, सिकंदर का भारत अभियान, उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मौर्य का विस्तार, मौर्य साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, मौर्यन पॉलिटी कैसी थी, सोसाइटी, इकोनॉमी, अशोक का धम्म और इसके नेचर पे, इसकी प्रकृति के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन आर्ट, आर्किटेक्चर, अशोका एडिक्ट्स, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, है ना, ये मतलब मौर्यन से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अशोका की धम्म पे विशेष तौर पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ एम्पायर एंड इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स यानी कि कहने का मतलब है कि मौर्य के बाद में लेटर मौर्य शुरू होता है, और लेटर मौर्य में आप जानते हैं कि भारतीय कुछ राज्य होते हैं। भारतीय राज्य की मैं बात करूं, यवन, शक, भारतीय राज्य की मैं बात करूं, शुंगा, कणव और सातवान, चेदी राज्य भारतीय आते हैं। और जब विदेशी राज्य की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर हमारा यवन, शक, पहलव, कुषाण ये राज्य आते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं इंडो ग्रीक आएगा, शुंगा आएगा, सातवान, कुषाण, शक, इन्होंने मिक्स करके दे दिया है भारतीय और ये यवन, भारतीय और विदेशी मैंने अलग अलग बताया। यवन, शक, पहलव, कुषाण, शुंगा, कणव, सातवान और चेदी, यहाँ पे ये बात दिया गया है। इनसे कहा है कि संगम लिटरेचर, यहाँ पे संगम साहित्य भी आ गया, जो 3 साहित्य होते हैं उनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। वो कंग, है ना, वो आप मणि मेखले वगैरह, शीतले सतनार वगैरह जो जिनसे बचते हो वो आएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था हमारा, व्यापार की प्रणाली कैसी थी 2nd सेंचुरी BC के अंदर, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई हमारा बुद्धिज्म का जो महायान पक्ष है, जो चौथी बौद्ध संगति के अंदर हीनयान महायान में विभाजन हुआ कनिष्क के टाइम पीरियड पे, तो महायान पक्ष के बारे में यहाँ पे बात की गई है, महायान बुद्धिज्म। खारवेल एंड जैनिज्म, खारवेल चूंकि चेदी वंश का शासक है खारवेल, तो खारवेल चेदी वंश का शासक है, तो वो जैन धर्म को फॉलो करता है, तो जैन धर्म के साथ रिलेट करके दिया गया खारवेल को। पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कि कैसी हमारी उत्तर मौर्य काल में कैसी आर्ट और आर्किटेक्चर है। इसके बाद में मथुरा एंड अमरावती स्कूल, मथुरा और अमरावती स्कूल के बारे में ये हमारा आता ही है। मथुरा कला क्या है, अमरावती कला स्तूप क्या है, ये आता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है गुप्ता वाकाटक एज, गुप्ता पीरियड, है ना। लेटर मौर्य के बाद गुप्ता आता है और वाकाटक आता है, गुप्ता वाकाटक। इनमें आपसे वैवाहिक संबंध भी थे। वैवाहिक संबंध मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती की शादी की थी वाकाटक राज्य के साथ, राज्य में शासक के साथ में। तो इनकी राजनीतिक स्थिति बतानी है, सामाजिक बतानी है, इनकी अग्रेरियन इकोनॉमी के बारे में बताना है, इनकी भू राजस्व पॉलिसी के बारे में बताना है, इनकी जो है हमारे सिक्कों के बारे में बताना है, इनके मंदिरों के बारे में बताना है, क्योंकि मंदिर व्यवस्था हमारी गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट होती है। यहाँ पे हिंदुज्म के बारे में बताना है, संस्कृत लैंग्वेज का विकास हमने यहाँ पे देखना है। अभी तक प्राकृत और पाली का प्रयोग यहाँ पे हम कर रहे थे। यहाँ पे हम देख ले साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या विकास हुआ, है ना, प्रौद्योगिकी के अंदर क्या विकास हमारा यहाँ पे हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा मैथमेटिक्स कैसा है, मेडिसिन के बारे में यहाँ पे कैसा है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में हम बात करते हैं, जिसको आप लेटर हर्षवर्धन से क्वेश्चन तो 100% आएगा, क्योंकि हरियाणा से संबंध है, वही हर्षवर्धन का हरियाणा से संबंध है। जो आज आपका करनाल वाला जो क्षेत्र है
जो त्रावड़ी जो क्षेत्र है, करनाल से जब आप नीलो खेड़ी होते हुए कुरुक्षेत्र जाते हैं तो रास्ते में त्रावड़ी एक जगह पड़ती है आपकी। तो मतलब है कि भाई जो जिसका संबंध हरियाणा से रहा है तो हरियाणा की हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा आपको मेंशन नहीं किया है लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। तो सलंकायन और विष्णु कुंडीज आंध्र प्रदेश, ये सब नेट का सिलेबस है। यूनिट 3 ये रीजनल स्टेट है और ये वो रीजनल स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है। मैं ये नहीं कहता आप हमारे साथ ही जुड़ो, लेकिन जो इंडिविजुअली पढ़ता है तो इस चैप्टर में सभी को प्रॉब्लम आती है। एक रमेश चंद्र मजुमदार की बुक आती है, आसिम मजुमदार की, विशेष तौर पे इसी को टारगेट करते हुए, अच्छा लिखा हुआ उसमें। तो जो सेल्फ स्टडी करेगा उससे आप पढ़ सकते हैं, आंसर राइटिंग में मजा आएगा आपको करने में। यहाँ पे हम ट्रिपेट्राइट पढ़ेंगे। ट्रिपेट्राइट मतलब कि गुर्जर, राष्ट्रकूट, पाल। इसके अलावा कौन कौन सी डायनेस्टीज है, वही है भाई, चेर भी है, चोल भी है, पल्लव भी है, पांडे भी है ना, चालुक्याज भी है, सारे के सारे। ये हमारा इधर चंदेल भी है, सारे आएंगे देखो, है ना। चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी, काकतिया, पल्लव, चेल, चोल, पांडे, बंगाल के पाल, या हमारे जो है इसके अलावा मैत्रेय, वल्लभी मैत्रेय, और चालुक्या गुजरात, प्रतिहार, कलचुरी, गहड़वाल, ये सब इसके अंदर हमारे आएंगे। इन राज्यों की फिर हम देखेंगे, इन राज्यों की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, इन राज्यों की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इन राज्यों की राजत्व का सिद्धांत क्या है, किस राजत्व के सिद्धांत पे ये राज्य हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इनकी कर व्यवस्था कैसी है, टैक्सेशन सिस्टम इनका कैसा है, इनकी सिक्के कैसे चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। इनकी जो करेंसी सिस्टम है, मुद्रा का जो प्रणाली है, मुद्रा प्रणाली, वो क्या आती है हमारे यहाँ पे ना। वाटर रिसोर्सेज, कौन से जल संसाधन का प्रयोग ये करते थे, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए हैं। इसके बाद में हम इनका व्यापार जो होता था उसके बारे में देखना है कि इनका व्यापार था, जो बंदरगाह व्यापार होता था, या स्थलीय व्यापार होता था हमारा, या मैं कहूँ आपको कि यहाँ पे हमारा कोलोनियलाइजेशन सिस्टम कैसा था हमारा साउथ इंडिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में। हम जानते हैं ना कि साउथ ईस्ट एशिया में हमारे जावा के शासकों के साथ में हमारा चलता था, श्रीलंका के शासकों के साथ में हमारा चलता था भाई ना व्यापार। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि दोबारा से ब्राह्मणिज्म का विकास कैसे होता है, वैष्णविज्म, शैविज्म, यानी कि अब बौद्ध धर्म डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, उसमें जादू तंत्रवाद आ रहा है, यहाँ पे हमारा वैष्णविज्म और शैविज्म दोबारा से विकसित हो रहा है। बात करेंगे मंदिर, बहुत सारे मंदिरों पे आएंगे, रीजनल रेम्फिकेशन पे आएगा, टेम्पल्स आर्किटेक्चर पे आएगा, या फिर तीर्थ और भक्ति पे आएगा, तमिल भक्ति मूवमेंट पे आएगा, शंकरा, माधव और रामानुजाचार्य पे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आएगा। सोसाइटी की बात करें, वर्णा पे, जाति पे, इन पे क्वेश्चन हमारा आएगा। पोजीशन ऑफ वुमेन पे क्वेश्चन हमारा आएगा। जेंडर मैरिज पे क्वेश्चन हमारा आएगा। प्रॉपर्टी रिलेशंस पे क्वेश्चन हमारा आएगा। वुमेन इन पब्लिक लाइफ, इन पे क्वेश्चन हमारा आएगा। ट्राइब्स एज पीजेंट देयर प्लेस इन वर्णा अनटचेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मठों में कैसे शिक्षा होती थी, अग्रहार में कैसे शिक्षा होती थी, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आएगा कि अर्ली मिडाइवल इंडिया में कुछ हमारा विवाद चलता है सामंत को लेकर या इंटीग्रेटिव मॉडल को लेकर, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर महमूद गजनवी 3rd यूनिट के अंदर ही दिया गया आपका। तो ये 3rd यूनिट आपके एंशिएंट हिस्ट्री की है। मिडाइवल हिस्ट्री आगे शुरू हो जाता है 4th यूनिट से। जैसे हमने वहां पे पढ़ा, सेम वही कहानी कि हम मिडाइवल हिस्ट्री का हम पुरातात्विक स्रोत देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में वही चीज हम क्या क्या देखेंगे, अभिलेखों को देखेंगे, सिक्कों को देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स मिलेंगे हम उनको देखेंगे। जो हमारे इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में यहाँ पे फारसी भाषा का विकास होगा तो फारसी भाषा के साहित्यिक स्रोत देखेंगे, संस्कृत के स्रोत देखेंगे, जो क्षेत्रीय भाषा है उनके जो स्रोत हैं वो हमारे आएंगे। दफ्तर खानक क्या है इसको हम पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा फरमान क्या होते थे, पोथीज क्या होती थी, अखबारात क्या होते थे, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट क्या है, इनमें पर्शियन और अरेबिक दोनों आ गए। पर्शियन और अरेबिक दोनों हमारे आगे, उसमें चाहे इब्न बतूता की बात करें, मार्को पोलो की बात करें, या किसी भी यात्री की बात करें, वो सब आएंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, राजनीतिक विकास क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी देखते हैं आप, गोरी, उसके बाद में तुर्क्स, और खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदीज, और मतलब कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, 5 डायनेस्टी। और उसके पहले गोरी वाला आपने देखना है, इनकी क्या राजनीतिक विकास हुआ और बाद में इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर की फाउंडेशन कैसे हुई है ना। बाबर, मतलब यहीं पे दिल्ली सल्तनत, साथ में मुगल, ये मतलब राजनीतिक स्थिति की बात कर रहे हैं। बाबर, हुमायूं और सूरी, मतलब 3 ही दिए हैं शुरू में। उसके बाद में इन्होंने कहा इनका विस्तार कैसे हुआ, एक्सपेंशन इन्होंने कैसे किया।
कैसे राज्य को चलाया, कंसोलिडेट किया, उसके बाद में अकबर से औरंगजेब तक, मतलब कहने का मतलब एक साथ भी दे देते तो तब भी कोई बात नहीं थी। बाबर से लेके लास्ट तक औरंगजेब तक की दी है ना। तो इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री बताना है, इनका पतन बताना है कि कैसे हुआ हमारा लेटर मुगल और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। उत्तर मुगल काल हमारा आएगा, जो मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, और 1857 तक जो मुगल काल हमारा वो चलता है भाई। विजयनगर और बहमनी राज्य आएगा, ये दक्कन में अंदर हमारा स्थापित होता है। विजयनगर बहमनी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो जब फिर बहमनी पतन होता है उसके बाद में 5 राज्य हमारे आते हैं। वो 5 राज्य है बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर। इन 5 राज्यों को हमें विस्तार से पढ़ना होता है भाई। इनको हम यहाँ पे दिया गया, इनका कैसे राइज हुआ, कैसे विस्तार हुआ, क्या इनकी डिसइंटीग्रेशन हुआ, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर यहीं पे देख लेते हैं कि मराठा को आप 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट है कि स्टार्टिंग में मराठा को हम पढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है कि हमारे मराठा पेशवा हमारे आते हैं। तो पेशवा को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री को आप मिडाइवल में पढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सल्तनत, ये हम राइज ऑफ द मराठा हम शुरुआत में देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ स्वराज ऑफ शिवाजी, शिवाजी का जो स्वराज है वो स्टेब्लिश होता है। एक्सपेंशन अंडर द पेशवाज, फिर आगे विस्तार पेशवा के समय में। मुगल मराठा के कैसे संबंध है, और मराठा कॉन्फेडरेसी कैसे कार्य करती है, और मराठा पतन के कारण पूछे गए हैं। 5 यूनिट कि प्रशासन कैसा था दिल्ली सल्तनत मुगल काल का, इकोनॉमी कैसी थी, है ना, सल्तनत और मुगल काल की, है ना, ये हमारा आता है। शेरशाह का प्रशासन कैसा है, मुगल प्रशासन कैसा है, केंद्र पे कैसा प्रशासन चलता है, राज्य पे कैसा चलता है, जिले स्तर पे हमारा कैसा प्रशासन चलता है। वट डू यू मीन बाई मनसबदारी जागीरदारी, जो अकबर के समय हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, मनसबदारी और जागीरदारी। हम कहते हैं विजयनगर का कैसे प्रशासन है, बैमनी का प्रशासन कैसे चलता है, मराठा का प्रशासन कैसे चलता है। मतलब कहूँ तो 5th यूनिट आपकी प्रशासन से संबंधित है। फ्रंटियर पॉलिसीज अंडर दिल्ली सल्तनत एंड मुगल, फ्रंटियर पॉलिसीज यानी कि इनके जो विदेशी जो समकालीन जो लगते हुए जो राज्य हमारे सीमांत जो क्षेत्र हमारे जो जिनके साथ में इनका किस प्रकार की पॉलिसी इनकी थी अपनी, है ना। तो उसके बाद में इंटर स्टेट रिलेशन, अपने देश के अंदर जो राज्यों के साथ में कैसी नीति इनकी रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसके लिए इंडिविजुअल बुक भी आती है, मैं कराऊंगा उसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, खाद्य एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रोडक्शन होता था, सिंचाई व्यवस्था क्या थी, गाँव की व्यवस्था क्या थी, पीजेंट्री और ग्रांट्स एग्रीकल्चर लोन्स क्या थे, लोन्स थे ना, हम पढ़ते हैं लोन्स वगैरह को भी आते हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या थी। फिर इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह को। इंडस्ट्रीज के बाद में व्यापार देखते हैं कैसा था हमारा, इंटरनल था एक्सटर्नल था दोनों था, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था। इसके अलावा हम हुंडी को देखते हैं, बिल को देखते हैं, ये अकाल को देखते हैं कि अकाल कौन से पड़े मध्यकाल में या नहीं पड़े। ये हमारी 5th यूनिट है, मिडाइवल की आती है। जब हम 6th यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 6th यूनिट में हमने समाज की बात की है, 6th यूनिट में हमने कल्चर की बात की है, 6th यूनिट में हमने सामाजिक संगठन की बात की है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सूफीज्म की बात कर रहे हैं कि सूफी जिस ऑर्डर में सूफी भारत में आए हैं, कई सारे गुट है ना, कोई कहते हैं कादरी सिलसिला है, कोई कहता है सत्तारी है, कोई कहता है ये जो है हमारा चिश्ती है, अलग अलग आए हैं। तो उनकी ऑर्डर में हमने पढ़ना है, उनका कॉन्सेप्ट देखना है कि वो किस कॉन्सेप्ट पे कार्य कर रहे हैं, है ना। तो उनके बिलीफ्स देखने हैं, उनकी प्रैक्टिसेस देखनी है, उनके सूफी संस देखने हैं, सोशल इनकी अपना वो देखना है कालक्रम। भक्ति मूवमेंट, सेविज्म, वैष्णविज्म और शक्तिज्म, तीनों फेज भक्ति मूवमेंट के देखने हैं। मिडाइवल पीरियड में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंदर जो हमारे रिलीजियस लाइफ हुई है, या स्पेशली वुमेन का जो महिला संत हमारी हुई है, उन महिला संतों के बारे में यहाँ पे हमें जानना है भाई। सिख आंदोलन हमारा हुआ है, गुरु नानक देव, इनकी टीचिंग्स, प्रैक्टिस, आदि ग्रंथ और खालसा, ये हमारे क्या है, ये हमारे सिख मूवमेंट का आंदोलन है भैया। ठीक है। सोशल क्लासिफिकेशन, सामाजिक वर्गीकरण, रूलिंग क्लास, मेजर रिलीजियस ग्रुप्स, द उलेमा, उलेमा के बारे में पढ़ना है, राजपूत सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। या फिर हम देखते हैं कि गांव की क्या सिस्टम था यहाँ पे हमारा, और आर्टिसंस का क्या हालचाल, यहाँ पे हम उसको देखते हैं। ठीक, महिला व्यवस्था क्या थी, जनाना सिस्टम और देवदासी सिस्टम क्या है। एजुकेशन के अंदर विकास, नामचारे का, लेकिन पढ़ना तो है नामचारे का भी एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा मदरसा शिक्षा क्या थी, मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, पहाड़ी, गढ़वाली। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं कि जब मतलब ऐसा कभी जाता ही नहीं कि क्वेश्चन आए, हमेशा क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ से ना। इसके अलावा हमारा आर्क और आर्किटेक्चर पे आता ही है। इसके अलावा हमारा मुगल बगीचों पे, मराठा किलों पे, इनसे हमारा क्वेश्चन आता है। ये हमारा मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री था। जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 7th, 8th, 9th 3 यूनिट हमारी आती है डियर स्टूडेंट। तो 7th यूनिट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है कि भाई हम सबसे पहले क्या देखते हैं, आर्काइवल जो मटेरियल्स है,
है ना। हमने एंशिएंट और मिडाइवल के तो हमारे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मॉडर्न में समस्या होती है। मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ जुड़ोगे तो। बायोग्राफीज हमारे साथ पढ़ लेना, न्यूज़पेपर आएगा, हमारे मौखिक जो कुछ हमारे प्रमाण मिलते हैं, वक्तव्य मिलते हैं, वो देखने हैं। लिटरेचर, पेंटिंग्स, मोनूमेंट्स, कोइंस, ये देखने हैं भैया। फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन आगमन जो भारत के अंदर होता है, उस यूरोपियन आगमन में जो है 16 से 18 सेंचुरी के अंदर जो पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है डियर स्टूडेंट। इसके बाद में भारत में, क्योंकि अंग्रेज ही इन पे डोमिनेट करते हैं, इन पे रूल करते हैं, तो विशेष तौर पे अंग्रेजों का वृहद रूप हमें देखना है यहाँ पे, है ना। फिर हमने देखना है कि इन अंग्रेजों का ब्रिटिश जो रिलेशंस है, भारतीय राज्यों के साथ में कैसा संबंध है, बंगाल के साथ में कैसा संबंध है, अवध के साथ में कैसा संबंध है, हैदराबाद के साथ में क्या संबंध है, मैसूर, कर्नाटक और पंजाब के साथ में क्या संबंध है। मैंने इस सिलेबस को लगभग अभी तक 12 से 14 बार पढ़ा चुका हूँ मैं। फर्स्ट रैंक जेआरएफ के अंदर पिछली बार भी आई, उससे पिछली बार भी आई, तो इसी सिलेबस को पढ़ा के आई वही ना। यकीन ना आ रहा हो तो यूट्यूब पे देख लेना, 6 महीने पहले की वीडियो है, जो पिछली बार फर्स्ट रैंक जेआरएफ में आई थी, तो मतलब है कि यही सिलेबस था। 82 क्वेश्चन इसमें से सही हुए थे उस स्टूडेंट के। अपूर्वा चौक से, मैं एमपी से है वो, इंटरव्यू पढ़ा है। रिवो इसके बाद आता है कि 58 की क्रांति के कारण क्या है, नेचर क्या है और क्या प्रभाव पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन बताना है, क्या बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड द क्राउन, हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजन स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे हमारा विकास हुआ, क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके बाद में सर्वोच्चता के बारे में बताना है, सिविल सर्विस सिस्टम क्या था अंग्रेजों के समय में, न्यायिक सिस्टम क्या था, जुडिशरी, और आर्मी सिस्टम क्या था, आर्मी के बारे में बताना है। ब्रिटिश पॉलिसी बतानी है यहाँ पे क्राउन के समय। स्वशासन के बारे में बताना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय स्वशासन जो हम रिपन को याद करते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। संविधान में क्या क्या चेंज हुआ 1909 से 1935। यार एक चीज अच्छा इसमें से हटा दिया, मतलब वो नेट के अंदर क्या है 1773 से लेके भी हमारा इसमें आता है 1773 से 1858 तक, लेकिन इसमें नहीं है, थोड़ा बदलाव किया है, थोड़ा बदलाव है यहाँ पे, है ना। बस ये नहीं पता टाइपिंग मिस्टेक है या हटाया है जानबूझ के। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या पोजीशन में चेंज होता है वो, है ना। व्यापार किस प्रकार से होता है, एग्रीकल्चर सिस्टम मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था, राजस्व सिस्टम क्या था, या फिर नहरी व्यवस्था क्या थी, सिंचाई व्यवस्था क्या थी, हमारा उद्योग का पतन कैसे होता है जो भारतीय उद्योग है, हमारी जो है कैसे व्यू उद्योगीकरण हमारा आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है यहाँ पे, विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारी जो है फैक्ट्रीज के कानून, फैक्ट्री से संबंधित जो हमारे नियम कानून बने उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे मजदूर संगठन बनता है उसमें कैसे कैसे उसका विकास होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी टाउन प्लानिंग्स की, अर्बन सोसाइटीज़ की, इनकी बात करते हैं। अकाल बहुत सारे पड़े हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई स्मिथ समिति बनी, स्ट्रेची आयोग बना, ये जॉन वुडहेड आयोग बना, है ना, बहुत सारे आयोग बने ना हमारे, मैकडोनाल्ड आयोग, ये सब ये अकाल आयोग ही तो है। महामारी आई, एजुकेशन इन्होंने अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी उसके लिए अपनाई है, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, सच्ची सी बात है, आती है भाई। इसके बाद में क्रिश्चियनिटी के बारे में आता है कि भाई हमारे जो मिशनरीज आए उन्होंने क्या कार्य किया है, सोशल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस क्या है हमारी, एजुकेशनल और अदर एक्टिविटीज क्या है, द न्यू एजुकेशन, मतलब ये आ गया इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आ सकता है भाई नई एजुकेशन सिस्टम से भी, है ना। तो इंग्लिश और लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस का विकास, ये थोड़ा मतलब नेट में नहीं है, ये थोड़ा सा हटके अलग है ना। इंडियन भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, कास्ट एसोसिएशन और कास्ट मोबिलिटी। महिला क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है, 100% आता है। क्या आता है, नेशनलिस्ट डिस्करेज वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश लेजिस्लेशन, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा ही आता है प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित आता है, जर्नलिस्टिक एक्टिविटी और पब्लिक ओपिनियन। क्या जर्नल से संबंधित, आधुनिकतावाद भारतीय लैंग्वेज में यह आता है भाई, पेंटिंग, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट। 9th यूनिट, अब 80-85 के बाद में 9th यूनिट में हमारा आता है कि सामाजिक और इकोनॉमिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। 1885 से 1920 तक की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके दोनों फेज की बात करेंगे, उदारवादी, उग्रवादी और फिर गांधी फेज हमारे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है भाई। स्वदेशी आंदोलन क्या है, स्वराज आंदोलन, स्वराज क्या है, गांधी मूवमेंट जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सारे के सारे गांधी मूवमेंट,
सत्याग्रह, उसमें जब हम चंपारण की बात करें, खेड़ा की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, तो सारे आंदोलन आए। सुभाष चंद्र बोस आए, हमेशा क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस से। महिलाओं का क्या योगदान आया भारतीय आंदोलन में, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, जो डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट है ना, या फिर हमारा ये जो साम्यवादी आंदोलन जो हम देखते हैं, मुस्लिम लीग के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है, पाकिस्तान कैसे बनता है, और स्वतंत्रता के संबंध में देश की आज़ादी के बाद में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। भाई हम देखते हैं कि किस प्रकार से सरदार पटेल के द्वारा इन सभी राज्यों को इकट्ठा किया गया, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, अंबेडकर साहब के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये भाई केंद्र का और राज्य का संबंध क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे देखना है। विदेश नीति क्या है, पंचशील समझौता क्या है, ये हमारी इमरजेंसी क्या है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है भारतीय राजनीति के अंदर क्या है, ये हम देखते हैं भाई। 10th यूनिट, जिसके अंदर हिस्टोरिकल मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी और हिस्टोग्राफी आएगा। इसकी तीनों चीज़ आएगी इसमें ना। इस हिस्ट्री के बारे में इसकी स्कोप क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है ना, आलोचनात्मक पक्ष हम इसका देखते हैं। हिस्ट्री क्या है, साइंस है, आर्ट है, इस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत आते हैं, हमेशा वही आते हैं गिने चुने, सब आपको कवर कराए जाएंगे। कार्य कारण सिद्धांत हम देखते हैं, रीजनल हिस्ट्री के बारे में हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे आती है, क्या डाटा कलेक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी, जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं उनको पता होगा कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, डाटा कलेक्शन क्या होता है हमारा, है ना। और रिसेंट हिस्टोग्राफी हम यहाँ पे देखेंगे। प्लेगरिज्म क्या है, जब पीएचडी सबमिट करता है उसमें चेक होती है प्लेगरिज्म हमारी, है ना, साहित्यिक चोरी होती है प्लेगरिज्म, है ना। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड द हिस्ट्री राइटिंग, हिस्टोग्राफी क्या है हमारा, है ना, रिनेसांस के बारे में बात की गई है। इसके बाद में मार्क्सिस्ट फिलोसफी है, साइक्लिकल थ्योरी है हिस्ट्री की, और लास्ट में आपका पोस्ट मॉडर्निज्म इन हिस्ट्री आ जाता है। डेशेंट मैंने बहुत ही थोड़ा सा फास्ट प्रक्रिया में आपको ये समझाया है। ये सिलेबस है आपको, जिसको हम आगे अब इसको हम रील बनाने वाले हैं, इसके आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जिसको हमारा टीचिंग स्किल अच्छा लगे वो ज्वाइन कर लेना, जिसको नहीं लगे वो मत करना, लेकिन सलाह कोई भी ले सकता है। नंबर हमारा है 7031313142। थैंक यू।